सोचो आप एक कॉलेज या स्कूल जाने वाले एक स्टूडेंट हो और आपके फ्रेंड्स आपके पतले और कमजोर होने का रोज मजाक बनाते हैं और इन सब चीजों के कारण आपका सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो चुका है। फिर एक दिन आप ठान लेते हो कि बस बहुत हुआ, अब तो जिम जाकर ऐसी बॉडी बनाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। फिर क्या, अब आप अपनी लोकेलिटी में एक जिम ज्वाइन कर लेते हो और यहीं से शुरू होती है आपके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस रीगेन करने की जर्नी। पहले दोस्तों की जो बातें आपको लो फील कराया करती थी, अब वो मोटिवेशन का काम कर रही है और जिम शुरू करने के साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। अब कुछ महीने बीत चुके हैं, आप अभी भी उतनी मेहनत कर रहे हो जितने कि डे 1 पे कर रहे थे, पर बॉडी में कुछ खास रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। आप वापस से लो फील करने लगते हो। आपने सब कुछ ट्राई किया, ट्रेनर ने जैसा बोला आपने वैसा वर्कआउट किया, जितना बॉडी को पुश किया जा सकता था आपने उतना पुश किया, ट्रेनर के दिए गए महंगे सप्लीमेंट्स के डब्बे भी खत्म कर दिए, फिर भी डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले। इन सबसे परेशान होकर आप फाइनली अपने ट्रेनर के पास जाते हो और उसे ये सारी चीजें बताते हो और आपका ट्रेनर आपको चुपचाप एक टैबलेट पकड़ा देता है और बोलता है ये ले, अब यही है वो चीज जिससे तेरी बॉडी बनेगी, और वो भी कुछ ही महीनों के अंदर। और ट्रेनर की ये बात सच भी साबित होती है क्योंकि कुछ ही टाइम के अंदर आपका वेट गेन होने लगता है और आपका स्ट्रेंथ भी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। फिर अचानक एक दिन आपके पेट में दर्द शुरू होता है, आप हॉस्पिटल जाते हो और डॉक्टर्स की रिपोर्ट में आता है सीवियर हिपैटोटॉक्सिसिटी। आपका लिवर सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। पर आखिर ये टैबलेट था क्या? ये था मिथेंड्रोस्टेनोलोन AKA डायनाबॉल। मिथेंड्रोस्टेनोलोन मतलब कि डायनाबॉल यानी कि डी-बॉल एक एनाबॉलिक कंपाउंड है जिसे हम लेमन टर्म्स में स्टेरॉइड भी बोलते हैं और इसका ओरिजिन स्विट्जरलैंड में सीबा लैबोरेटरीज नाम की एक कंपनी में 1955 में हुआ था, जिसको कि इनिशियली बर्न विक्टिम्स को प्रिस्क्राइब किया जाता था। पर जैसे ही लोगों को इसके परफॉर्मेंस इनहेंसिंग प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलने लगा, इसकी पॉपुलैरिटी उस समय के जिम सर्कल्स में एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगी और इसके पॉपुलैरिटी के इतने तेजी से बढ़ने के कारण ये बॉडी बिल्डर्स के बीच में एक ओजी कंपाउंड बन जाता है। एंड द फनी थिंग इज, उस टाइम स्टेरॉइड्स को लेकर के कोई खास लॉज नहीं थे, ना ही इसको लेकर के कोई साइड इफेक्ट्स की स्टडी। तो डी-बॉल की पेरेंट कंपनी सीबा लैबोरेटरीज ने भी वही किया जो एक सेंसेबल बिजनेस को करना चाहिए। उन्होंने डी-बॉल का एडवर्टाइजमेंट जो कि बर्न विक्टिम्स के लिए यूज किया जाता था, उसे एज अ PEDs करना शुरू कर दिया और इसी पीरियड के अराउंड बॉडी बिल्डिंग की पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी। एंड 60s एंड 70s के आते के साथ ही आता है द गोल्डन एरा ऑफ बॉडी बिल्डिंग। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex. बॉडी बिल्डर्स ऐसी फिजिक लेकर आ रहे थे जैसे पहले किसी ने नहीं देखी थी। एंड इन सब के बीच जिसने सबसे ज्यादा स्टैंड आउट किया था वो थे 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया चैंपियन आर्नोल्ड। आर्नोल्ड की फिजिक वन ऑफ द बेस्ट थी और उसे आज तक भी वन ऑफ द बेस्ट ही माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि वो आर्नोल्ड ही थे जिन्होंने पहली बार बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस में PEDs को इंट्रोड्यूस किया था। Most common questions I also get is, did we take steroids? Because now, of course, drugs is such a big issue in sports. And the answer is yes. It was just in the beginning stage because bodybuilders in those days just experimented with it, but it was not illegal. पर आखिर गोल्डन एरा के बॉडी बिल्डर्स ऐसा क्या कर रहे थे कि उनकी बॉडी पिछले एरा के बॉडी बिल्डर से अ क्लास अपार्ट थी? आपने बिल्कुल सही गेस किया, डायनाबॉल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको 2 टर्म एंड्रोजन एंड एंड्रोजन रिसेप्टर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एंड्रोजन का मतलब ऐसे हार्मोन्स जो कि मेल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक हो, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। एंड एंड्रोजन रिसेप्टर्स मतलब ऐसे प्रोटीन जो इन एंड्रोजन से बाइंड होकर एंड्रोजन के इंटेंडेड पर्पस को पूरा करने में हेल्प करते हैं। और डायनाबॉल भी एक एंड्रोजेनिक एजेंट ही है जिसको कि इनिशियली डॉक्टर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी HRT के लिए यूज करते थे और इसके बैन होने के बाद भी आज तक लोग इसे इलीगली यूज कर रहे हैं। और इसके इतने पॉपुलर होने का कारण है इसके चीप प्राइसेस और इसके दिए गए फास्ट रिजल्ट्स। डी-बॉल यूजर्स को बहुत कम टाइम में काफी अच्छा मसल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल स्ट्रेंथ गेन और वेट गेन भी दिखता है। और ये एक फील गुड कंपाउंड है और ये अपने यूजर्स को किसी और स्टेरॉइड की तरह एग्रेसिव नहीं बनाता। एंड आप डायनाबॉल को बल्किंग एंड कटिंग दोनों के लिए ही यूज कर सकते हैं। डायनाबॉल का एंड्रोजेनिक रेटिंग टेस्टोस्टेरोन से थोड़ा कम रहता है, इसीलिए भी ये फीमेल एथलीट्स के बीच काफी ज्यादा प्रेफर किया जाता है। पर जो चीज़ डायनाबॉल को सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाती है वो है इसके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को रेप्लिकेट करना और नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की तरह एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होना। अब आप बोलोगे कि एस्ट्रोजन तो फीमेल हार्मोन है, फिर ये मेल बॉडी के अंदर कहाँ से आया और क्यों? देखो, हमारी बॉडी में बना सारा टेस्टोस्टेरोन बॉडी और मसल ग्रोथ के लिए यूज नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन के और भी कई सारे फंक्शंस हैं और उसमें से एक है एस्ट्रोजन में एरोमेटाइजेशन। टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ के लिए तो बेनिफिशियल है बट ये न्यूरॉन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। एंड इस टॉक्सिसिटी को रेगुलेट करने के लिए टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है
एंड एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट और उसके प्रॉपर फंक्शनैलिटी में हेल्प करता है। एस्ट्राडियोल मेल्स में लिबिडो और इरेक्टाइल फंक्शंस को भी मॉड्यूलेट करता है। और सिर्फ यही नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस का भी हर एक स्टेप एस्ट्रोजन से ही मॉड्यूलेट होता है। बट द फैक्ट इज मेंस की बॉडी में डोमिनेंट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ही है, और अगर ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का बैलेंस बिगड़ जाए और एस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाए तो इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि गायनोकेमिस्ट्रिया, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, वेट गेन एंड टायर्डनेस। डायनाबोल एरोमेटेज होता है 17 अल्फा मिथाइल एस्ट्रोडाइल में, जिसे हम कॉमनली मिथाइल एस्ट्रोडाइल भी बोलते हैं, लेकिन ये बायो आइडेंटिकल एस्ट्रोजन से डिफरेंट होता है। पर इससे प्रोड्यूस्ड एस्ट्रोजन ज़्यादा पोटेंट कंसीडर किया जाता है, बट इसकी एस्ट्रोजन रिसेप्टर से थोड़ी एफिनिटी कम होती है। मिथाइल एस्ट्रोडाइल का मेटाबॉलिज्म बायो आइडेंटिकल एस्ट्रोजन से डिफरेंट होता है, और सुपर फिजियोलॉजिकल डोजेजेस में डायनाबोल बहुत हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। पर अगर इसे लोएस्ट इफेक्टिव डोज में लिया जाए तो ये नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को परफेक्टली रिप्लेस कर सकता है, वो भी विदाउट मच प्रॉब्लम्स। बट हियर इज द कैच, डायनाबोल एक ऐसा कंपाउंड है जो आपके एंड्रोजेंस को रिप्लेस करता है। हमारी बॉडी में मसल ग्रोथ के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है फ्री टेस्टोस्टेरोन, मतलब कि ऐसा टेस्टोस्टेरोन जो किसी भी प्रोटीन या एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंडेड ना हो। पर जैसे ही आप डायनाबोल कंज्यूम करना शुरू करते हो, ये आपके फ्री टेस्ट लेवल को क्रश कर देता है, और साइकिल ऑफ करने के बाद भी कुछ समय तक ये इसी लेवल को मेंटेन करता है। बिकॉज डायनाबोल हमारी बॉडी में जाने के साथ ही साथ सारे फ्री टेस्ट को आर्टिफिशियल एंड्रोजन से रिप्लेस करना शुरू कर देता है। डायनाबोल एक परफेक्ट बिगनर साइकिल है, इसीलिए भी लोग इससे काफी ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, पर इससे जुड़े डेंजर्स इसके बेनिफिट्स को काफी आउटवे कर देते हैं। डायनाबोल एक ओरल कंपाउंड है जो इसकी एक्सेसिबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, पर इसके ओरली एक्टिव होने के कारण इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है लिवर डैमेज, जिसे कि हम हिपैटोटॉक्सिसिटी के नाम से भी जानते हैं। डिबोल को कई जगह वाटर कंपाउंड भी बोला जाता है, क्योंकि इससे गेन हुआ वेट पूरी तरीके से मसल नहीं होता है, और आपके ये इंक्रीज मसल मास में काफी सारा वाटर भी लॉक कर देता है। और ऐसा नहीं है कि डायनाबोल से टैबलेट के फॉर्म में ही आता है, ये वैक्सीन के फॉर्म में भी अवेलेबल है, बट वैक्सीन में इसके कैरियर ऑयल काफी ज्यादा टॉक्सिक है। डीबोल और भी कई सारे साइड इफेक्ट्स जैसे कि एक्ने, हाई ब्लड प्रेशर, गायनो, नोज ब्लीड, नोजिया, इंसोम्निया भी कॉज कर सकता है। और तो डायनाबोल यूज करने वालों के लोअर बैक में इतना ज्यादा पंप और पेन रहता है कि वो ठीक से कुछ देर बैठ तक नहीं पाते। पर इसका एक ऐसा साइड इफेक्ट जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, वो है इसके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे इफेक्ट। डायनाबोल से ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा हाई हो जाता है, बिकॉज ये एस्ट्रोजन को काफी ज्यादा इंक्रीज करता है, जिससे कि हमारे हार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेरे ओपिनियन में अब डायनाबोल और इसके ऐसे और भी कई सारे कंपाउंड से दूर ही रहो तो बेहतर है। और इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो मैं ये होप करता हूँ कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको। अब जो लोग इस वीडियो के बाद भी इसे लेने की सोच रहे हैं और जो लोग इसे ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, उन्हें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। पहला तो ये कि डायनाबोल एक टेस्ट बेस है, जिसका मतलब है बायो आइडेंटिकल टेस्ट की तरह एस्ट्रोजन में एरोमेटेज हो जाता है। और बहुत से लोग ये गलती कर बैठते हैं कि वो इस कंपाउंड के साथ एक और टेस्ट बेस चला लेते हैं या एक ऐसा कंपाउंड चलाते हैं जो कि एस्ट्रोजन को इंक्रीज कर देता है, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। बिकॉज ऐसे दो कंपाउंड्स को साथ में चलाने से एस्ट्रोजन का अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड डीबोल को भी 4 to 8 वीक्स से ज्यादा यूज मत करना, नहीं तो ये प्रॉब्लम और भी वर्स हो जाएगा। दूसरा तो ये कि आप अगर डायनाबोल की साइकिल शुरू करने की सोच रहे हो तो गायनो सर्जरी के लिए पहले से कुछ पैसा बचा के रख लो, क्योंकि आपको हो सकता है कि इसकी जरूरत पड़े। हम सब की बॉडी अलग है और हर एक कंपाउंड को लेकर ये अलग अलग रिस्पॉन्स करती है, इसलिए हो सकता है कि हम में से कई सारे लोगों में डायनाबोल यूज करने से गायनो जैसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बट ये भी पॉसिबल है कि हम में से कई सारे लोगों के बीच डायनाबोल यूज करने से गायनो की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ जाए। बट इन माइल्ड केसेस इस प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत एरोमेटेज इनहिबिटर से कम किया जा सकता है। थर्ड, अपने साइकिल के एंड में हमेशा ही पीसीटी मतलब कि पोस्ट साइकिल थेरेपी जरूर करो। मैंने अपने अराउंड ये देखा है कि बहुत सारे लोग पीसीटी के बारे में बात तो करते हैं, बट उन्हें इसके बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पता भी नहीं होता। किसी भी पीसीटी के मेन कंपोनेंट्स होते हैं सर्म यानी सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, एंड एचसीजी यानी ह्यूमन कोर आयोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिनका मेन पर्पस होता है जिन हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ गया है उसे बैलेंस करना, एंड जिन हार्मोन्स का प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन बंद हो चुका है उसे दोबारा रीस्टार्ट करना। बट यहाँ बहुत से लोग ये गलती कर बैठते हैं कि साइकिल खत्म हुआ तुरंत पीसीटी शुरू करो एंड पूरे साइकिल के टाइम ली52 खाते रहो। किसी भी साइकिल के बाद उसे बॉडी से फ्लश आउट होने में कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक का वक्त लग सकता है, क्योंकि हर कंपाउंड की हाफ लाइफ अलग होती है और कोई भी कंपाउंड मल्टीपल हाफ लाइफ के बाद ही बॉडी से क्लियर आउट हो पाता है। सो अगर आप कोई भी कंपाउंड यूज कर रहे हो तो उसके बॉडी से पूरी तरीके से फ्लश आउट होने के बाद ही पीसीटी शुरू करो, वरना ये आपकी बॉडी में ऑलरेडी डैमेज ऑर्गन्स में और भी ज्यादा स्ट्रेस डालेगा, जो कि और भी ज्यादा डेंजरस है। ली52 एक लिवर सपोर्ट टैबलेट है और इसकी वजह से और भी बहुत सारे टैबलेट्स लिवर सपोर्ट के लिए आते हैं, जिसे एनाबॉलिक यूजर्स पूरे साइकिल के अराउंड कंटिन्यूअसली यूज करते हैं अपने लिवर फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए।
बट अगर आप कोई ओरल कंपाउंड लेते हो तो वो जनरली 17 अल्फा एल्कलाइटेड होता है ताकि उसे लिवर डिस्ट्रॉय ना कर पाए और वो अपना इंटेंडेड रिजल्ट्स दे सके। बट किसी भी टाइप के लिवर सपोर्ट लेने से लिवर फंक्शंस बढ़ जाता है और ये किसी भी ओरल कंपाउंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर आप जिस भी तरीके का एनाबॉलिक कंपाउंड ओरली इंजेस्ट कर रहे हो उसका फुल पोटेंशियल और फुल रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। और अगर आपको अपने लिवर हेल्थ मेंटेन ही करना है तो ऑल ईयर अराउंड करो एंड ली-52 जैसे लिवर सपोर्ट टैबलेट्स प्री एंड पोस्ट साइकिल कंज्यूम करो। एंड फोर्थ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी कंपाउंड को एक्सपर्ट या डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर में ही यूज़ करो और प्री एंड पोस्ट ब्लड वर्क ज़रूर कराओ। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और नीचे दिए गए सोशल मीडिया के लिंक्स पे जाके फॉलो करो।